सबसे पहले तो हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि उस्ताद सबक को पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं। इस तरीके को कहते हैं तकरीरी तरीका। कौन सा? तकरीरी तरीका। इस तरीके से उस्ताद तो पढ़ता जाता है या पढ़ती जाती है और स्टूडेंट उसको सुनते हैं, और उस्ताद जहाँ मुनासिब होता है उन जगहों की वजाहत करता जाता है, स्टूडेंट्स उसको नोट कर लेते हैं। लेकिन ये तरीका कोई इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, मौसर नहीं है, क्योंकि जब उस्ताद पढ़ रहा होता है या बोल रहा होता है या उसकी तवज्जो किताब की तरफ होती है, तो तलबा की तवज्जो पूरी तरह किताब की तरफ भी नहीं होती, उस्ताद की तरफ भी नहीं होती। बाल बच्चे जो हैं वो इस गैप से फ़ायदा उठा के इधर उधर एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, जो उस्ताद है वो एट अ टाइम हर जगह अपनी नज़र को फोकस नहीं कर सकता। इसकी वजह से बच्चों पर पूरी नज़र कायम नहीं रह सकती और ये बात यकीनी नहीं होती कि बच्चे वाकई ही उस्ताद के उस सबक को सुन रहे हैं तवज्जो से, दिलजमी से। असल में तो ये तरीका जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे इफ़ेक्टिव होता है, जहाँ पे लोग खुद सीखने की ख्वाहिश रखते होते हैं और वो इस ख्वाहिश के ताबे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होते हैं, तो वो अपने उस्ताद की हर बात को गौर से सुनते भी हैं, उसे नोट भी करते हैं और उससे सवालात भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी स्कूल्स में छोटे लेवल पे ही ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो इतना मौसर नहीं है, और स्कूल्स के लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि उस्ताद बच्चे को कहलवाता है और बच्चा उसके पीछे बोलता रहता है, प्रोनाउंसिएट करता है, अदायगी करता है, अदायगी सीखता है। इसको कहते हैं रेपिटेशन मेथड। तकरारी, तकरीरी, तकरारी, ते काफ तुते वाला तकरारी तरीका, यानी तकरार करना, एक बोले फिर दूसरा बोले। तो इस तरीके में भी जो है, अगर तो 1 2 3 4 बच्चे हों तो इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे हों तो इस तरीके में भी काफ़ी सारी खामियां आ जाती हैं। बच्चे सही तौर पर देखते नहीं हैं अल्फाज को, हरूफ को, और नहीं करते। तो ये तकरारी तरीका भी हमारे यहाँ नर्सरी प्रेप में ये इस्तेमाल किया जाता है। बाद का टीचर वाइट बोर्ड पे लफ्ज़ या हर्फ लिखता है, ये लिखती है, और बच्चों को उसको रिपीट करने को कहा जाता है। तो ये तकरारी तरीके के अंदर भी बच्चे कुछ दिलचस्पी ले रहे होते हैं, कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे होते हैं। तीसरा तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे वो है रीडिंग मेथड, पढ़कर सीखना। रीडिंग मेथड उसको कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, उस्ताद बच्चे को कहता है कि आप पढ़ें, तो बच्चा पढ़ता है और उस्ताद सुनता है। लेकिन उस मेथड के अंदर भी एक बच्चा और एक उस्ताद तो पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दीगर बच्चों के बारे में ये कहना कि वो इसमें इन्वॉल्व होंगे मुश्किल होता है। 100% उनकी तवज्जो अपनी तरफ हासिल करना मुमकिनात में से शामिल नहीं होता। तो माहिरीन जो हैं वो इस तरीके से भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है, लेकिन जुज़वी तौर पर इससे फ़ायदा लिया जा सकता है। तीसरा जो तरीका होता है वो तहरीर का होता है, लिख कर सीखना या लिख कर सिखाना। अक्सर उस्ताद जो है वो वाइट बोर्ड पर चीज़ें लिखते हैं और बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस की तरफ नहीं लाते। तो जो बच्चे खुद से नहीं लिखते वो सही तौर पर
पढ़ना तो सीख लेते हैं लेकिन लिखना नहीं सीख पाते। लिखने की महारतें उनको नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से वो इम्तहानात में बैड परफॉर्म करते हैं। वैसे वो अच्छा सुना लेते हैं लेकिन इम्तहानात में उनकी परफॉर्मेंस बुरी इसलिए आती है कि वो लिखने की सलाहियत के माहिर नहीं होते। इस तरीके में अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब उस्ताद बोलता जाता है और बच्चे लिखते जाते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने के उस मयार पर नहीं होते, अल्फाज की पहचान उन्हें वो नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो पढ़ने के अमल में सही तौर पर शरीक नहीं हो सकते। तो ये तहरीर के ज़रिए जो सिखाने का मेथड है ये भी जुज़वी तौर पर तो कामयाब है लेकिन इज्तमाई तौर पर और मुकम्मल सेटिस्फैक्ट्री लेवल मुहैया करने की सलाहियत नहीं रखता है। पांचवा जो मेथड है वो है प्ले बेस्ड लर्निंग, खेल कर सिखाना या खिला कर सिखाना। खिलाना मैंने प्लेइंग। ये तरीका मॉडर्न सेंस में बड़ा इफ़ेक्टिव है लेकिन ये अमली है यानी कि हम इसके ज़रिए जो है वो हैबिट्स सिखा सकते हैं, आदत सिखा सकते हैं, काम सिखा सकते हैं, लेकिन जो निसाब है उसको सिखाने के लिए हमें उस तरह की सरगर्मियाँ तख्लीक करना पड़ती हैं। जैसे हम जो है वो बच्चों को नज़्म ज़ब्त सिखाना चाहते हैं तो कोई नज़्म ज़ब्त की एक्टिविटी उनको करवाते हैं, खिलाते हैं कि आपने ये लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल दरमियान में दौड़ना है, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो वो बच्चे को नज़्म ज़ब्त सिखा रही है। इसी तरह फला कोई जैसे आप वो अड्डा खड्डा टाइप गेम है उसमें वो बताया जाता है कि आपने इस खाने से इस खाने तक जंप करना है, अगले में नहीं जाना, ऐसे रिवॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्ले बेस्ड लर्निंग होती हैं। ये इस तरह की चीज़ें हम प्ले बेस्ड लर्निंग से बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन निसाब के लिहाज से हमें जो है वो प्ले बेस्ड लर्निंग ज़्यादा मुआवन साबित नहीं होती। उसके बाद जो मेथड है वो है मोंटेसोरी मेथड। मोंटेसोरी मेथड इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की टॉयज दे देते हैं। क्या कहेंगे उर्दू में इसे क्या कहेंगे? इसको कहते हैं तख़य्युलाती तरीका, ख्यालाती तरीका भी कह लें, ख्यालाती तरीका तदरीस। इसमें क्या करते हैं हम बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ें दे देते हैं, जैसे पजल गेम्स वगैरह होती हैं, नंबर्स के ये 10-20 हिस्सों के वो बॉक्स रख दिए जाते हैं, हमें से 8 उठाएं, 9 उठाएं, 3 उठाएं, या इनको 1 2 3 ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है, अलफ बे के ऑर्डर में अरेंज करें, ABC के लिहाज से अरेंज करें। तो मोंटेसोरी मेथड के अंदर बहुत सारी चीज़ें फिजिकल होती हैं, यानी वजूदी तौर पर मौजूद होती हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा बच्चे को उसके सेंसेस से काम लेने की सलाहियत पैदार करने की कोशिश करते हैं। मोंटेसोरी मेथड के अंदर निसाब मरकज़ी हैसियत नहीं रखता होता, बल्कि उसमें बच्चे की दिलचस्पियाँ मरकज़ी हैसियत रखती हैं कि आप बच्चे को क्लास में इन्वायरमेंट दे दें, माहौल दे दें, और फिर उसको खुला छोड़ दें कि वो क्या करता है, उसे करने दें, गलत करता है ठीक करता है उसे करने दें, और जब वो कर चुके फिर उससे कंक्लूजन निकालें कि अब इसमें क्या सलाहियत है, ये क्या कर सकने की सलाहियत रखता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग,
बच्चों के ग्रुप बनाएं, यानी ग्रोही तदरीस, इसको उर्दू में कहते हैं ग्रोही तदरीस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या मंसूबा जाती तदरीस भी इसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं कि जी आज आप लोगों ने माइक्रोस्कोप की तस्वीर चार्ट पर बनानी है। आप 4 लोग आप बनाएं, 4 आप बनाएं, 4 आप बनाएं, तो आपका कंपटीशन होगा, देखते हैं कौन अच्छी बनाता है। तो ये इस तरह की जो तदरीसी सरगर्मियाँ हैं या तदरीसी अवामिल हैं, वो बच्चे में जोश, जज्बा, हिम्मत और आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा करते हैं। फिर है तजर्बाती तरीका तदरीस। कौन सा? तजर्बाती तरीका तदरीस, कि हम बच्चों को मुख्तलिफ तजर्बात के ज़रिए पढ़ाना सिखाएं। जैसे हम ये बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि जो है वो ऑक्सीजन कभी आग को जलने में भी मदद देती है, तो कभी आग को बुझा भी देती है। तो क्या करते हैं, आग के भांभड़ में अगर ज़्यादा पानी डालें तो वो भांभड़ और उभरता है, बुझता नहीं है। तो ये बात साबित करती है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार है उसने आग को जलने में मदद दी। फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग के अंदर ये बात पढ़ाई जाती है कि जब आग का अलाव बड़ा हो तो उसको पानी से नहीं बुझाना, उसको मिट्टी से, गैस से या ऐसी चीज़ से जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को थ्रू बाई एक्सपेरिमेंट्स सिखा सकते हैं। जैसे पानी का भाप बनना, आप पढ़ाते रहें पागल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इदारे में एक दिन वो मंगवा लें स्टोव, पानी डालें, उसको जलाएं, बॉयल होके वो धुआं बन के ऊपर उठेगा, तो बच्चे को दिखाएं ये भाप है। क्या है? इसको आबी बुखारात भी कहते हैं, इसको वेपर प्रेशर भी कहते हैं। ये जो अमल हो रहा है ये एवपोरेशन का अमल हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, पानी बॉयल होके धुआं बन के ऊपर मिलाकर पानी ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे को ये पता चलेगा एक्सपेरिमेंटल मेथड से कि पानी जो है वो बॉयल होने के बाद बुखारात की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर उसी से आप बच्चे को ये कंसेप्ट भी दे सकते हैं कि यही बुखारात अब चूँकि ये हल्के हो गए हैं तो खला में ये ऊपर उठते जाएंगे, ये एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल है। उसकी आप मिसाल फ्रिज दे सकते हैं, उसकी आप मिसाल गर्मियों में पानी के बर्तन के बाहर जमे हुए पानी के कतरे दे सकते हैं। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी जो है, टीचिंग जो है, वो बच्चे को किसी भी कंसेप्ट को समझाने में बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है। अगला है सवालिया तरीका तदरीस। हम सवाल के ज़रिए बच्चे को सिखा सकते हैं। आप कोई भी सबक स्टार्ट करने लगी हैं, कोई स्टोरी पढ़ाने लगी हैं, कोई कंसेप्ट देने लगी हैं, तो टीचर उस कंसेप्ट से रेलेवेंट छोटे छोटे आसान सवाल तैयार करके लाए। फर्ज करें आपने बच्चों को जमा के तसव्वुर के बारे में पढ़ाना है कि जमा किसको कहते हैं, जमा किस तरह होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले उससे जमा ना पूछें। टीचर एक छोटा सा सवाल अमली तौर पे तैयार करके ले आए कि जी ये 2-3 बॉक्स हैं, इनको इकट्ठा करें तो कितने बनेंगे। अब बच्चे तो बताएंगे क्योंकि वो चीज़ें तो वो सीखे हुए हैं, उनको पता है, तो वो बच्चे बताएंगे अब इतने हुए। तो आप बच्चों को ये कंसेप्ट दें कि मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करने का मतलब जमा करना है। इकट्ठा करने का मतलब जमा करना है। बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह रख देने का मतलब जमा करना है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे सवालात और अमली
चीज़ें डेवलप करके हम बच्चे को असली कंसेप्ट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या सवालिया तरीका है तदरीस। जी, जिस तरह ये मैथ का बताया, इसी तरह अगर अकायद और फ़िक़्ह या तसव्वुफ में वो थोड़ा सा बताते हो। हाँ, अकायद और फ़िक़्ह के लिहाज से अगर आप किसी को ये समझाना चाहते हैं कि क़यामत कैसे होगी, क़यामत कैसे होगी, तो सबसे पहले क़यामत पे न ले जाएं। आप किसी ज़लज़ले का जिक्र करें कि फलां सन में ज़लज़ला आया, इतने लोग मारे गए, ज़मीन जो है वो फट गई, ये हुआ वो हुआ, उसके वाक़यात और उसकी हौलनाकियाँ बयान करें। कहीं रोज़मर्रा लाइफ में कोई कहीं आग लगने की वीडियो उठाना है, ठीक है, उनको मुख्तलिफ सीन्स दिखा के फिर उनको कहें कि जब ज़मीन पर ऐसे वाक़यात इकट्ठे वारद होंगे, उस सीन को क़यामत कह सकते हैं, उस मंज़र को हम क़यामत कहेंगे। ठीक है, इसी तरह आप दोज़ख के दर्जात का जो तस्वुर है वो भी दे सकते हैं कि आप देखें कि तंदूर जब जल रहा होता है तो रोटी को जलाना हो तो तंदूर के अंदर फेंक दें, पकाना हो तो फिर साथ वाली दीवार पे लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी हरारत मौजूद होती है जो रोटी को पका देती है। आप तंदूर को देखें कि तंदूर के मुंह पे कितनी हरारत है, उसका थोड़ा नीचे, फिर उसके दरमियान में और फिर उसके आखिर में कितनी हरारत होती है। तो इसी तरह जैसे इस तंदूर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हरारत का म्यार है, मुख्तलिफ़ गर्मी है, इसी तरह दोज़ख का भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा तंदूर है, जहाँ जहाँ हर उस इंसान को उसकी के आमाल की बुनियाद पर जितनी उसको सज़ा मिलनी होगी उतनी हरारत वाले मकाम पे उसको रखा जाएगा। तो ये आप क़यामत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट इस तरह एक्सपेरिमेंटली रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से आप उनको समझा सकते हैं। ये सवालिया तरीका तदरीस हमने देखा। फिर है विजुअल एंड ऑडिटरी मेथड्स, यानी तस्वीर दिखाकर या आवाज़ सुनाकर, इसको हम कहते हैं तस्वीरी रेडियाई तरीका तदरीस। तस्वीरी और रेडियाई, रेडियो से रेडियाई तरीका है तदरीस। आप ये माहिरीन तालीम भी कहते हैं और माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज पर भारी होती है। आप बच्चे को 1000 अल्फाज सुना के जो कंसेप्ट देने में कामयाब हो सकेंगे, उनकी जगह एक तस्वीर दिखाना वो सारे दलाइल को पीछे रख देती है। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ आपको वजाहत करने लग जाऊँ कि इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर एक खाई है, इधर पहाड़ है, इधर एक नाला है, दरमियान में मैदान है, एक तरफ झील है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ झील है, कहाँ नाला है, पहाड़ की लंबाई कैसी है, ऊंचाई कैसी है, शेप कैसी है। तो ये डिफाइन करके मुझे आधा घंटा लग जाएगा। फिर भी आपके पास एक मुबहम सी तस्वीर आएगी। आपसे अगर कहा जाएगा कि जो मैंने बयान किया है मुख्तलिफ आप लोग बनाएं, तो आप मुख्तलिफ चीज़ें बना देंगे, जबकि तस्वीर एक दिखा देने से आप सब एक्यूरेट समझेंगे कि कहाँ झील है, कहाँ मैदान है, कहाँ नाला है, कहाँ पहाड़ है, पहाड़ों की सूरत कैसी है, ऊंचाई कितनी है, हैयत कैसी है। तो असातिज़ा को बहुत ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इन रेडियाई तरीक़े तदरीस को और आवाज़ सुना देना, आवाज़ किसी की ऑडियो सुनाए, ठीक है, किसी की वीडियो दिखाए, किसी की तस्वीर दिखाएं कि और आजकल के दौर में ये इतना मुश्किल नहीं है। इंटरनेट में हर किस्म का मवाद दस्तयाब है। आप तस्वीरें निकालें, आप वीडियो निकालें, वीडियो दिखाएं और बच्चों को उनके कंसेप्ट से रेलेवेंट चीज़ें दिखा के जब आप स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी अमेजिंग और ड्रामेटिक होगा बच्चों के लिए। उसमें आप बच्चे की तवज्जो बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। फिर है बजरिया कहानी
तरीका तदरीस, स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड यानी कहानी सुनाकर आप बच्चे को किसी चीज़ के बारे में तस्वर दे सकती है। जैसे स्टोरी टेलिंग में टिक्कू की कहानी मैंने पिछली ट्रेनिंग में आप लोगों को सुनाई थी। इसी तरह आप दो दरख्तों की आपस में गुफ्तगू बना के सुना दें। और स्टोरी बनाने के लिए जो आपके इधर AI टूल है चैट GPT, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। आप उसको कमांड दें कि मैंने आज जो है वो सेब के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो उसकी एक स्टोरी बना के दो। उर्दू में भी बना देगा, इंग्लिश में भी बना देगा, नज़मिया सूरत भी बना देगा, दूसरी इंशाइया सूरत भी बना देगा, 1-2 फॉर्म में भी बना देगा, ABC फॉर्म में भी बना देगा। आप जिस मर्जी फॉर्म में वो स्टोरी उससे लें, फिर आप उसी को ऑडियोनिक फॉर्म में डिवेल्प कर लें। यह एक वेबसाइट है, उसी को आप वीडियो फॉर्म में कर लें डिवेल्प। उसी वीडियो को उठाएं, क्लास में बच्चों को पहले दिखाएं, वो स्टोरी देखने के बाद फिर आप उनको ओवरव्यू दे दें। ओवरव्यू देने के बाद फिर बच्चे को उसी पे ले आए, अपनी उसी वीडियो पे या ऑडियो पे, और फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। यानी हमेशा एक उस्ताद क्लास में डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करता है। और मैं ये कहा करता हूँ कि हमें कम से कम क्लास में 5 मेथड्स को यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ताकि लर्निंग की पीच तक पहुँचा जा सके। तो स्टोरी टेलिंग जो है, कहानी सुनाना। जैसे आप इत्तेफाक में बरकत पढ़ाना चाहती हैं, तो आप जाकर किताब ना खुलवाएं, बच्चों को कहें बच्चों आज हम रिलैक्स, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम कहानियाँ सुनेंगे सुनाएंगे। आपको भी आती होगी, चलें पहले एक कहानी मैं सुनाती हूँ, फिर आपसे भी सुनेंगे, लेकिन होगी इस तरह की जिस तरह की मैं सुनाऊंगी। तो आप देखेंगे कि आपको बच्चे भी 1-2 कहानियाँ सुना देंगे। पहले आप अपनी स्टोरी को थोड़ा अमेजिंगली बॉडी लैंग्वेज के साथ सुनाएं। बच्चों को कोशिश करें वो 4 मत हों, खुश हों, खेलें कूदें हंसें, आपकी बात सुने, आपस में शेयर भी कर रहे हैं तो करने दें। फिर आप स्टोरी सुनाने के बाद बच्चों को इन्वॉल्व करें। आप में से किसको आती है, चले जिसको नहीं आती, जो मैंने सुनाई है वो सुना दें। तो 1-2 बच्चे आपको वो स्टोरी सुना देंगे जो आपने सुनाई होगी। 1-2 के सुनाने के बाद 2-4 और तैयार हो गए होंगे। तो 40 मिनट के पीरियड के अंदर आपने अपना मकसद हासिल कर लिया है। वही फिर आप उनको राइटिंग स्किल की तरफ ले जाएं। तो ये है स्टोरी टेलिंग मेथड जो है, हम वो यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड तदरीस, हुनर की बुनियाद पर तदरीस। बहुत सारी चीज़ें हमारे निसाब में टेक्निकल होती हैं, तो उनको टेक्निकल तरीके से पढ़ाया जाए। फर्ज करें आप उनको पढ़ा रही हैं गांठ देना, उन्होंने रस्सी में गांठ दी। अब बच्चा गांठ का तस्वर, मुझे खुद 8वीं में समझ आया था ये गांठ क्या होती है, क्योंकि हम सिर्फ किताबों में पढ़ते रहे। तो अगर आप वो रस्सी वहाँ मैनेज कराएं और उसे कहें ये देखें, ये मैं रस्सी को गांठ दे रही हूँ, ये गांठ है, ये सिंगल टाई गांठ है, ये डबल टाई गांठ है, तो वो बच्चे उस तस्वर को समझ जाएंगे। तो टेक्निकल चीज़ें हमें टेक्निकली करके दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, विजन ब्रॉड होता है, और वो चीज़ों को ज़्यादा समझने की ख्वाहिश उसके अंदर बेदार होती है। दूसरी है कोलैबोरेटिव लर्निंग, मिलजुल कर पढ़ना, मिलजुल कर। ये अमेरिकन स्टाइल है आजकल। इसमें क्लासरूम में कुर्सी टीचर की मौजूद नहीं होती, बच्चों की भी नहीं होती, कारपेट होता है।
उस्ताद जाके बच्चों के दरमियान में कहीं भी बैठ जाता है। ये टीचर कहीं भी बच्चों के दरमियान जाके बैठ जाती है सर्कुलेटिव फॉर्म में, और उनको कोलैबोरेटिव स्टडी, हाँ जी मैं पढ़ने लगी हूँ आप भी पढ़ें, हाँ जी आप भी पढ़ें मैं भी पढ़ती हूँ, अच्छा क्या पढ़ें, ये सारी कंसल्टेशन बच्चों से। आज क्या पढ़ेंगे ये उसमें होता है कि बच्चा आपको बताए कि आज मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। रोज़ाना उस्ताद अपनी मर्जी से तो पढ़ा ही रहा होता है कि आज हम ये पढ़ेंगे, तो कोलैबोरेटिव तदरीस में, ठीक है, या मिलजुल कर पढ़ने के तरीके में क्या होता है कि उस्ताद बच्चों से पूछता है कि आज हम क्या पढ़ें। बच्चे, जिस बच्चे का जो फेवरेट सबक होता है ना वो निकाल के दे देता है जी ये पढ़ते हैं जी आज। इससे आमादगी, सबसे पहला जो सवाल हमने किया उसने बच्चों को आमादा कर दिया पढ़ने की तरफ। अब हर कोई अपनी मर्जी का सबक ढूंढ रहा होता है कि मैं ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा ये पढ़ना है। अच्छा, फिर अगर तो क्लास में 2-3 ग्रुप बन सकते हैं कि 4 बच्चे एक सबक पे मुत्तफिक हो गए हैं, 3 एक पे हो गए, तो उसका सलूशन फिर वो ये करते हैं कि चले आज का दिन हम 2 सबक पढ़ेंगे, एक इस ग्रुप का और एक इस ग्रुप का, सब पढ़ेंगे, कल आपकी बारी होगी। तो इससे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, उस्ताद की बच्चों से कुर्ब और अपनाइयत का मयार भी बढ़ जाता है और पढ़ने का माहौल अच्छा डेवलप हो जाता है। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग्स जो है ये आजकल अमेरिका में ये राइज है। दूसरा है तरगीब के ज़रिए तदरीस, रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग के रिवॉर्ड की कई किस्में हैं। इनाम की तरगीब देना कि आप बच्चे को कोई इनाम अनाउंस करें, कोई इनकरेजिंग सेंटेंस बोलें, शाबाश दें, बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दें कि ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके लाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा क्लास में, या वो बच्चा स्टार ऑफ द मंथ होगा जो ये टेस्ट पास करेगा, उसका नाम क्लास में बड़ा करके लिखा जाएगा, उसकी तस्वीर लगाई जाएगी। तो ये टेम्पटेशंस के ज़रिए भी तदरीस का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्ज करें आप क्लास में बच्चों को कह दें कि कल जो बच्चा एन खूबसूरत लिख कर आएगा उसको स्टार मिलेगा, उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, उसका नाम बड़ा करके बोर्ड पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसकी इस तरह की तरगीबी चीज़ें बच्चों को आप दें। दूसरी है फितरती मज़ाहिर के ज़रिए तरबियत, कुदरती मज़ाहिर भी कह सकते हैं। जैसे बच्चों को पौधे लगाना सिखाएं, माहौल को साफ करने की एक्टिविटी में खुद टीचर इन्वॉल्व हो। हमारे यहाँ तो बड़ी इंसल्ट हो जाती टीचर सफाई करने। फिनलैंड के निज़ाम तालीम में कोई स्कूलों के अंदर सफाई वाला नहीं होते, उस्ताद और बच्चे मिलकर इदारों की सफाई करते हैं। दुनिया का हाईएस्ट एजुकेशन सिस्टम है। वो कहते हैं कि इट इज़ आल्सो द स्किल टू टीच द चिल्ड्रन, ये भी एक महारत है जो बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करने के काबिल हो। हमारे यहाँ इसको हतक समझा जाता है क्योंकि हम नीचे गिरी हुई कौम थे, अंग्रेज़ों के गुलामी में घिरे रहे हैं। तो अंग्रेज़ चूँकि उन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा और हमें इन छोटे कामों का हुक्म देते थे, तब हम इस बात की इंसल्ट महसूस करते थे।
और वही नेचर आज भी हम में ट्रांसफ़र हुई है कि हम अब भी इस तरह के छोटे कामों को इंसल्ट ही फील करते हैं, जबकि अंग्रेज़ों के उस मुल्क में उनका सदर भी अपने काम खुद कर रहा होता है। उल्लू के पट्टों ने यहाँ हमारा माहौल ख़राब करना पड़ा। तकरारी तरीका हमने पढ़ लिया। आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग, यानी कि मुख्तलिफ मसनूआत बनाकर तदरीस का तरीका है, मुख्तलिफ फ़नून में फ़न पारे बनाने के तरीका है तदरीस। आप मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ आर्ट्स दें और उनके ज़रिए उनकी तरबियत करें। ये तो हैं मुख्तलिफ इन शॉर्ट स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा भी सैकड़ों टीचिंग मेथड्स हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और मेयारी हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया, तो वो मैंने यहाँ आपसे डिस्कस कर दी है। अब टीचर हैंग हो जाती है, क्या हो जाता है कि मैं एक तरीके से पढ़ाऊँगा, ये गलत अप्रोच है। आप क्लास में सबक के लिहाज से, नसाब के लिहाज से पहले ये प्लान करके जाएं कि क्लास में कितने टीचिंग मेथड यूज़ हो सकते हैं सिलेबस के लिहाज से। जब आप कुछ सबक पढ़ाने लगी हैं, आपने पढ़ाने से पहले एक दिन उसको खुद पढ़ें, उसको खुद देखें कि इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया जाना चाहिए कि बच्चे को पूरी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये एक उस्ताद जो ज़िम्मेदार उस्ताद होता है वो अपने क्लास में पीरियड लेने से पहले लेसन प्लान तरतीब देता है। लेसन प्लान का मतलब ही ये होता है कि सबक को पढ़ाने का मंसूबा क्या है, कौन से टीचिंग मेथड यूज़ होंगे, कौन से एविएट्स चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, कब कब वो क्या क्या परफॉर्म करना है, कितना टाइम है, कितने टाइम में इंट्रो देना है, कितने टाइम में स्टोरी टेलिंग करनी है, कितने टाइम में एक्सपेरिमेंट करवाना है, कितने टाइम में विजुअल दिखानी है, कितने टाइम में ग्रोही एक्टिविटी डेवलप करनी है। ये सारा काम लेसन प्लान में प्लान कर लिया जाता है और एट द टाइम ऑफ पीरियड टीचर फुली प्रीपेयर होता है टू परफॉर्म। और उसके पीरियड लेने के बाद अगर उसकी क्लास में क्लैप नहीं होता, चार्म डेवलप नहीं होता, उसके जाते हुए खुश होकर बच्चे गुड बाय टीचर नहीं कहते, तो समझें कि आपके तदरीस का अमल मुअस्सर नहीं हुआ। ये तो है टीचिंग मेथड्स। दूसरा, हम